Ram Ram, I welcome you all on the YouTube platform of Sunya Study Center. I hope you all are preparing well. लास्ट क्लास में अपन ने आईआर स्टार्ट किया था और आईआर के जो फर्स्ट जो क्लास थी उसके अंदर कोल्ड वॉर के बाद के अंदर जो अपने दुनिया के अंदर जिस तरह की गतिविधियां हुई और उसके बाद में अमेरिका के वर्चस्व यूएस हेजीमोनी की बात की। ठीक है, उसके बाद में भारत की विदेश नीति के बारे में और फिर इंटरनेट डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा था। तो उसका जो आज टारगेट के अंदर अभी थोड़ी देर में मैं क्वेश्चंस डालूंगा। तो ये वीडियोस कल वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। उस वीडियो को देखने के बाद में जो आज आपने प्रिपेयर किया है और उसको करने के बाद में अपने जो मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा वो क्वेश्चंस भी आप जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, उनके आंसर्स लिखने की कोशिश करें। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो अपना कल का टारगेट होने वाला है उनके बारे में शॉर्ट में या फिर कहते हैं एक ब्रीफ डिस्कशन, ताकि आपको हेल्प हो कि कितनी अच्छी से या फिर जल्दी से जल्दी किसी टॉपिक को कवर किया जा सके। तो कल के जो टॉपिक है अपने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम में, उसमें सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र। दूसरा है कई गठबंधन है। गठबंधन में बात करें तो ब्रिक्स, G20, SCO, क्वाड। इसके अलावा सिलेबस में दे रखे हैं अपने सार्क, G77 और नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट। इन सब की बात करें तो आईआर के अंदर अगर यदि क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देखें, सबसे पहले बता दूं, अगर यदि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, सभी बात करते हैं स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी की बात करें तो स्मार्ट स्टडी में सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ये आता है कि पढ़ने बैठने से पहले उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमें देखने चाहिए। ये देखना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमें छोटा मोटा उस टाइम के चलने वाले दुनिया के अंदर जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है कि कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी, हमें आइडिया लगेगा कि अधिकांश क्वेश्चन जो है वो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर पूछे जा रहे हैं, या फिर उस वर्ष जिस वर्ष पेपर था, एग्जाम था, जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि जब जैसे एनएम नाम है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसके ऊपर पिछले कई जो सिलेबस में तो दे रखा है लेकिन कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, क्योंकि इसकी कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। वर्तमान की बात करें, पूरी तरीके से डेड अलाइनमेंट है, खत्म हो चुका है। किसी तरह का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मतलब ठीक है, एक औपचारिक रूप से संगठन बना हुआ है, हर वर्ष इसकी कॉन्फ्रेंस होती है, समिट होती है, लेकिन कोई खास तरह की रिलीवेंस कहते हैं या फिर सिग्निफिकेंस कहते हैं वो है नहीं। ठीक वैसे G77, हालांकि इसका इनिशिएटिव दोनों का इंडिया का ही था। G77 भी यूनाइटेड नेशंस में बनाया गया था, वो भी अब किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर है सार्क। तो जो सार्क है वो भी पिछले 2016 के बाद में सार्क की कोई समिट हुई नहीं है। सार्क की कोई समिट नहीं हुई। सार्क में आईआर में सिर्फ एक बार क्वेश्चन बना था, वो भी आरएस में 2016 में ही बना था। उसके बाद में और उस टाइम समिट हुई थी, नरेंद्र मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो जितने भी अपने साउथ एशिया के जो अपने हेड ऑफ नेशंस थे उन सबको इनवाइट किया था अपनी ओथ सेरेमनी में, और थोड़े थोड़े इनिशिएटिव लिए थे कि ताकि साउथ एशिया जो अपने सार्क है इसको अलाइव रखा जा सके, और साउथ एशिया रीजन में किस तरीके से जो है वो कोई इनिशिएटिव या डेवलपमेंट इस तरीके की गतिविधि जो है वो की जा सके। लेकिन वर्तमान में उसके बाद में कोई समिट हुई नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अभी पूरी तरीके से डेड है, किसी तरह की कोई हलचल हो नहीं रही है। उसको देखते हुए सार्क भी जो है किसी तरह से इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। बहुत कम चांस है कि सार्क से कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों के ऊपर अभी आज को डिस्कशन करेंगे नहीं। इससे बेहतर है कि इस पर अपने डिस्कस करेंगे ब्रिक्स, G20, एससीओ और क्वाड। हालांकि एससीओ और क्वाड जो है वो इम्पोर्ट मतलब अपने सिलेबस में नहीं दे रखे हैं। सिलेबस में नहीं होते हुए भी आरएस 2021 मेंस में क्वाड पर एक क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर का। ठीक है, तो इसी प्रकार एससीओ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एससीओ पर क्वेश्चन क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि इस साल जो एससीओ मीटिंग तो समिट थी उसका जो चेयरपर्सन था वो इंडिया था। उसको हेड किसने किया? इंडिया ने हेड किया। वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुई थी पूरी समिट, और वो जो हेड हेड किया या फिर चेयरपर्सन की बात करें तो वो इंडिया के पास में थी। ठीक वैसे ही G20 की चेयरमैनशिप भी जो है वो इंडिया के पास में थी, और ब्रिक्स जो है वो तो अपने आप में सिलेबस में दिया हुआ ही है। G20 और इनमें से भी सबसे ज्यादा अपने संभावना बनती है G20 पर क्वेश्चन बनने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन। अपने इस सेशन के अंदर अगर यदि आप इसको वास्तव में
बेनिफिट होना चाहते हो, आप वास्तव में इनके बेनिफिट उठाना चाहते हो, आप एक पेन और कॉपी बैठ के लिख के मतलब लेकर के बैठे, जो मैं बोल रहा हूँ या फिर मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप नोट करते जाएं। ठीक है ना, जो बोल रहा हूँ वो आपको वैसे ही याद रहेगा क्योंकि आप सुन रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो फैक्ट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे, और बाद में जो एनालिसिस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेशन के दौरान वो आपके दिमाग में रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सुविधा होगी और ये कंटेंट भी जल्दी से पूरा हो जाएगा। अदरवाइज यूनाइटेड नेशन ये जितना भी अपने 3 दिन के अंदर अगर यदि आईआर कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा। तो यूनाइटेड नेशन की बात करें, इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193। और इसमें लैंग्वेजेस कितनी यूज की जाती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो 6 लैंग्वेज यूज करते हैं। 6 कौन कौन सी है? इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, चाइनीज है, स्पेनिश है और अरेबिक लैंग्वेज है। तो ये 6 लैंग्वेज है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन काम करता है। ये फैक्ट है जो थोड़े थोड़े से अपने को पता होने चाहिए। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स की। सबसे पहले बात करते हैं मैंडेट, जिसे अपन संयुक्त राष्ट्र घोषणा भी कह सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर केवल 4 ही पॉइंट्स दिए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में मैंडेट में 4 बातों पर फोकस किया गया था। सीधा सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन अपने सिलेबस में 2 बार 2 जगह मेंशन किया हुआ है। तो मैंडेट के अंदर 4 बातें कौन कौन सी थी? सबसे पहले बात थी पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा। दूसरा था मित्रता, फ्रेंडली रिलेशन। तीसरा मैंडेट था सेंटर ऑफ हार्मोनी। सद्भावना केंद्र। और चौथा पॉइंट था अपने रिजॉल्विंग इंटरनेशनल इश्यूज। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र कहते हैं या फिर यूनाइटेड नेशन में अपने मैंडेट है, उसके अंदर कौन कौन सी 4 बातें पूछी गई है? 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उसके अंदर 4 बातें सीधी सीधी है, ऐसे याद रख सकते हैं। शांति, सुरक्षा, मित्रता, सद्भावना और जो अंतरराष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको हल करना। तो ये 4 बातें इसके अंदर रखी गई थी इसके मैंडेट के अंदर। अब यूनाइटेड नेशन के साथ में कुछ सहयोगी संगठन है, इसको लेकर के 2 टर्म बनती है। एक तो बनता है यूएन सिस्टम, यूनाइटेड नेशन सिस्टम। दूसरा बनता है यूएन फैमिली। यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन शामिल होता है? यूनाइटेड नेशन प्लस इसके जो है वो मुख्य अंग, जिसको प्रिंसिपल ऑर्गन्स कहते हैं, और फंड्स। ठीक है। और यूएन फैमिली के अंदर कौन कौन होंगे? यूएन फैमिली के अंदर यूनाइटेड नेशन खुद, इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स, फंड्स एंड स्पेशलाइज एजेंसीज। कह सकते हैं विशिष्ट संस्थाएं। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें याद रख सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन इसके यूनाइटेड नेशन में 2-2 नंबर के क्या बन सकते हैं आपसे पूछा जा सकता है। पहला मैंने बताया मैंडेट पर, दूसरा पूछा जा सकता है यूएन सिस्टम, या फिर सीधा क्वेश्चन दे सकता है यूएन फैमिली। तो यूएन फैमिली के अंदर कौन कौन शामिल है? यूनाइटेड नेशन खुद है, इसके जो मुख्य अंग प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जो इसके कोष या फंड्स कहते हैं वो है, और फिर लास्ट में स्पेशलाइज एजेंसीज। अब ये क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन्स या मुख्य अंग, तो टोटल जो है वो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। सबसे पहला है महासभा, जनरल असेंबली।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो जो इसके सभी सदस्य देश हैं वो इसके मेंबर हैं। इसका अध्यक्ष जो है वो हर साल परिवर्तित होता है। इसका कार्य क्या है, कौन कौन से कार्य करती है? जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अस्थायी सदस्यों का चुनाव, प्लस एक काउंसिल और है, यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, सामाजिक और आर्थिक परिषद। इसके भी जो सदस्य है उनका चुनाव ये करती है। इसमें वोटिंग किस आधार पर होती है? जो भी शांति है, सुरक्षा है, ऐसे कोई मुद्दे हैं तो उस पर तो 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से। और कोई अन्य मैटर है उस पर जो है वो साधारण बहुमत से इसमें फैसले लिए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा है, इसके बारे में इतने फैक्ट्स बहुत हैं। तो पहली बात करें कि सभी सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी यूएनजीए के अपने महासभा के मेंबर्स होते हैं। फिर इसका अध्यक्ष जो है साल में एक बार चुना जाता है, जो कि एक साल के लिए जो एक बार महासभा की बैठक होती है, सामान्यतः ये 25 सितंबर 24 सितंबर के आसपास होती है। इसके कार्य क्या है? यूएनएसए के जो संयुक्त राष्ट्र अपने सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, जो अपने सामाजिक और आर्थिक परिषद है उसके भी सदस्य देशों का चुनाव करना, और इसके अंदर विभिन्न विभिन्न तरह के मुद्दे हैं, जितनी भी तरह की डिबेट्स हैं वो सारी इसके अंदर ऑर्गेनाइज होती है। हर देश का प्रमुख इसके अंदर जाता है, भाग लेता है और अपने मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्टेबिलिटी के लिए, शांति के लिए इसके ऊपर अपने विचार रखता है। सेकंड ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसके सदस्य कितने होते हैं? 15 सदस्य। 15 सदस्य में से 5 तो कैसे हैं? स्थायी। और 10 कैसे हैं? अस्थायी, नॉन परमानेंट। 5 स्थायी कौन कौन है? यूएस है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। इन सबके पास में क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा कोई भी जब भी अग्रेदी कोई निर्णय लेना होगा, कोई भी प्रस्ताव पारित करना होगा, तो इन पांचों के सहमति बहुत आवश्यक है। अग्रेदी पांचों में से किसी एक ने भी कह दिया कि मैं इस पर सहमत नहीं हूं, तो वो प्रस्ताव है वो निर्णय यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। फिर 10 अस्थायी बचते हैं। इसमें से 5 तो कहां से लिए जाते हैं? एशिया और अफ्रीका से। 2 लिए जाते हैं अपने दक्षिण अमेरिका। 2 सदस्य होंगे पश्चिमी यूरोप और 1 सदस्य होगा पूर्वी यूरोप का। तो क्या यहाँ पर इनके पास में भी कोई वीटो पावर है? इनके पास में कोई वीटो पावर नहीं है। इन 10 में से अगर यदि किसी को निर्णय लेना है तो इस 10 में से 9 सदस्यों की सहमति चाहिए। कितने सदस्यों की? 9 सदस्य। यहाँ तो आपको 5 में से 5 मतलब सभी सहमत है तो ही निर्णय हो पाएगा। यहाँ पर अगर यदि ये 10 सदस्य है उनमें से कोई 9 भी सहमत है तो भी यहाँ पर अपन निर्णय ले सकते हैं। तो ये हो गया सिक्योरिटी काउंसिल। अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करता है? अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। और ये कुल 15 सदस्य होते हैं। जो इनकी बैठकें होती है उसके अंदर जो अध्यक्ष होता है वो हर महीने परिवर्तित होता है। ठीक है ना? महीने में एक बार, हर महीने 1 महीने के लिए एक अध्यक्ष बनेगा। फिर जो 15 सदस्य है उनमें से अल्फाबेटिक ऑर्डर में दूसरे देश के पास में यूएनएससी की जो अध्यक्षता अपने आप आ जाती है। सुरक्षा परिषद के पास में तीसरा है अपने संयुक्त राष्ट्र सामाजिक व आर्थिक परिषद। सामाजिक और आर्थिक परिषद, इसके अंदर सदस्य कितने हैं? 52, सॉरी 54 सदस्य हैं। 54 सदस्य। और इनका चुनाव कौन करता है? भी बताया था, महासभा द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिन 54 सदस्यों को चुन लेगी वो 3 साल तक इस परिषद के सदस्य रहेंगे। 3 साल बाद वापस चुनाव होंगे और उन चुनावों के अंदर वापस से जो नए सदस्यों को चुना जाएगा। तो जिस भी तरीके का सामाजिक हो गया या आर्थिक मुद्दा हो गया, उन सब की मुख्य संस्थान कौन है? अपने यूनाइटेड नेशंस, अपने सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। जो अपने एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उनकी मॉनिटरिंग की प्रिंसिपल संस्थान कौन सी है यूनाइटेड नेशन के अंदर? तो यही संस्थान है यूनाइटेड नेशन, जो अपने सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। अगला चौथा प्रिंसिपल ऑर्गन है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। सचिवालय के अंदर कौन बैठेगा? महासचिव और उसका दूसरा स्टाफ। सचिवालय कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। और महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। इसका चुनाव कौन करते हैं? तो इसका चुनाव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलकर के महासचिव को चुनती है। और पांचवी और अंतिम अपना प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे है, इसके अंदर कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होगा? 9 साल। और इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। और इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग सिटी में। इसका मुख्यालय कहां पर है? हेग सिटी के अंदर। तो जिस भी तरह के इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कोई मुद्दा है, किसी देश ने इसके अंदर कोई अपील की है, तो उस पर फैसला कौन देगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देगा। ये 5 प्रिंसिपल ऑर्गन है। एक छठी प्रिंसिपल ऑर्गन और है जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1994 के अंदर सस्पेंड कर दिया गया। वर्तमान के अंदर वो प्रिंसिपल ऑर्गन एक्टिव नहीं है। अगर यदि अब क्वेश्चन बनता है तो 5 ही लिखने हैं। पांचों कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, सचिवालय और अपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां पर है? हेग सिटी में। बाकी चारों जो है वो अपने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही स्थापित है। ये तो हो गया अपने कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन। फिर बात करते हैं फंड्स, फंड्स एंड प्रोग्राम्स। तो यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे फंड्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अब एक एक स्पेसिफिक प्रोग्राम या फंड पर क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। बस ये देखना है कि ये पूछा जा सकता है कि किसी 4 फंड या प्रोग्राम के नाम लिखो, या किसी 5 फंड या प्रोग्राम के नाम लिखो, या फिर जो अपने इंपॉर्टेंट फंड्स या प्रोग्राम्स है, इन सब के बारे में एक एक दो दो फैक्ट अपने को पता होना चाहिए। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं? तो सबसे पहले बात की जाए यूएनईपी, दूसरा यूएनडीपी, तीसरा यूनिसेफ, यूएनसीडीपी, यूएनईपी क्या है? अपने एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएन पर्यावरण प्रोग्राम या एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो जो पर्यावरण संबंधी प्रोग्राम है, पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, पर्यावरण संबंधी कोई इश्यू है या किसी तरह का इनिशिएटिव लेना है, तो कौन से प्रोग्राम के तहत लिया जाएगा? यूएनईपी के तहत लिया जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है। सेकंड है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। चौथा है यूएनसीडीपी, ये है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और चौथा है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये 5 अपने क्या है? फंड्स एंड प्रोग्राम्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, अपने को 4-5 के नाम पूछे जा सकते हैं और यही फेमस है।
ये अपने को याद रखने में भी आसानी होगी। इसके बारे में 1-2 लाइनें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पता है जितने भी एनवायरनमेंट संबंधित इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जितने भी मुद्दे हैं इश्यू करने की, जो सबसे प्राइम प्रोग्राम कह सकते हैं जिसे यूनाइटेड नेशन द्वारा चलाया गया है, वो है यूएनईपी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी। दूसरा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम दुनिया के अंदर जितने भी तरीके के ह्यूमन डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, गरीबी से रिलेटेड हो गया, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, उन सब के सर्वे करना या फिर इस रिपोर्ट के अंदर या ह्यूमन डेवलपमेंट में सुधार करना, वो काम कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये वर्तमान में 170 देशों में प्रोग्राम चल रहा है। कितने देशों में? लगभग 170 कंट्रीज। फिर आता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो ये जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ में जितने भी तरह के अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो मजदूरी से संबंधित हो, चाहे वो अपने सेक्सुअल हरेसमेंट टाइप से हो, या फिर उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, उन सब से रिलेटेड मुद्दे और उन सब से रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड हो, बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, उन सब के उनके प्रॉपर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो वो सारे प्रोग्राम्स कौन हैंडल कर रहा है? यूनिसेफ द्वारा हैंडल किया जा रहा है। और यूनिसेफ वर्तमान में 190 देशों में कार्यरत है। फिर आता है अपना यूएनसीडीपी, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूएनसीडीपी है, कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक टर्म आती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो एलडीसीज है वो दुनिया के सबसे गरीब देश है, ठीक है ना। तो ये वर्तमान के अंदर कितने देशों में कार्यरत है? 47 47 कंट्रीज में। 47 कंट्रीज के अंदर जो है वो यूएनसीडीपी है। अभी हाल ही में इसी साल जो है भूटान जो यूएनसीडीपी की जो अपना लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, उस लिस्ट से बाहर हुआ है और सबसे गरीब देशों की सूची के अंदर अब वो शामिल नहीं है। फिर अगला है अपने अंकटाड, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये दुनिया के अंदर जितने अपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड ये काम करता है। ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड कैसे फैसिलिटेट किया जाए, जो है फ्री ट्रेड होनी चाहिए, किसी भी तरीके के बैरियर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन के किन्हीं 4 फंड्स या प्रोग्राम के नाम लिखो, तो अपन ये पांचों के नाम लिख सकते हैं। फिर आती है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। विशिष्ट संस्थान। जैसे फंड्स और प्रोग्राम्स थे, वो तो सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही चलाए जा रहे थे। उनका बजट भी यूनाइटेड के नेशन के द्वारा ही दिया जा रहा था। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इनका अलग से कानून होगा। अलग कानून होगा, अलग बजट होगा, और अलग ही क्या है? कार्य प्रणाली। लेकिन ये क्या है? यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव के तहत इनकी स्थापना की गई है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो इसके अंदर भी 13 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 13 एजेंसीज है टोटल। तो 13 के 13 अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक एजेंसी पर क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है कि भाई 13 के 13 पढ़े और उनके बारे में पता हो। क्वेश्चन बन सकता है या तो कोई फेमस एजेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पूछा जा सकता है कि किन्हीं 4 या किन्हीं 5 एजेंसीज का नाम लिखे। तो कोई 4-5 एजेंसी की देख लेते हैं कौन कौन सी हो सकती है। WHO, दूसरा विपो, तीसरा यूनेस्को, चौथा FAO, ILO, ITU, फिर अपने वर्ल्ड बैंक और IMF। तो ये 13 है, उसमें से ये 4-5 के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इन पांचों में से अपने किसी को भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट अपने स्लाइड के अंदर पढ़ा था अंकटाड। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा के अंदर है। और जो अपने WHO है, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? अमेरिका का शहर है जिनेवा, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो WHO के बारे में अपने एक दो, पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर स्थित है।
दुनिया के अंदर महामारी से संबंधित जो भी रिसर्च के काम हो, ठीक है, किसी भी तरीके की गाइडलाइंस जारी करनी हो, किसी भी तरीके का जो है वो नई तरीके की खोज करनी हो, सूचनाएं देनी हो, वो सारे काम कौन कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डब्ल्यूएचओ कर रहा है। और डब्ल्यूएचओ क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। फिर क्या है? विपो, ये क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो बौद्धिक संपदा रिलेटेड कोई इश्यू है, ठीक है, चाहे पेटेंट का हो गया, चाहे अपने हॉर का हो गया, ठीक है ना, इन सब से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो उस सब की जो सबसे प्राइम इंस्टीट्यूट है, जो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो है आईपीआर के संरक्षण करने का काम करती है, तो वो कौन है? विपो, ठीक है। फिर आता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया में अपने एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित, साइंटिफिक यानी विज्ञान से संबंधित, और कल्चर यानी कि संस्कृति से संबंधित जितने भी तरीके के संस्थान है, जितने भी तरह के स्थान है, उन सब की पहचान करती है और उनके संरक्षण का काम करती है। कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को भी क्या है? इसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। फिर है अगला अपने एफएओ, ये अपने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर याद रखने लायक बातें हैं कि सबसे पहले स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन-कौन सी है और उसके बाद में उनका फुल फॉर्म। अगर ये इतना पता होगा तो हमें सब इस सबके बारे में बहुत फ़ैमिलियर है कि डब्ल्यूएचओ क्या है, विपो क्या है, यूनेस्को क्या है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? तो जितने भी तरीके की दुनिया के अंदर भुखमरी है, गरीबी है, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए, लोगों को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, जैसे भारत के अंदर एनएफएसए कर रहा है, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत जो गरीबों के अंदर जो खाद्यान्न, मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है, तो दुनिया के अंदर वो काम कौन कर रहा है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आईएलओ, ये है अपना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी इसकी स्थापना। फिर आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट, ये अपने सबसे पुरानी अपने स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, सॉरी 1866। फिर अपने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तो है ही, पता ही है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कब स्थापित हुए थे? दोनों ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 1944 के अंदर स्थापित हुए थे। तो ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, टोटल 15 है। 15 के 15 याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 क्वेश्चन या तो डब्ल्यूएचओ पर बन सकता है, विपो पर बन सकता है, यूनेस्को, इनमें से किसी एक पर बन सकता है, या फिर सबसे ज्यादा मतलब संभावना, अधिक संभावना है कि किन्हीं 3 या 4 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का नाम लिखिए। तो ये हो गया अपने यूनाइटेड नेशन, पूरे अपने पढ़ लिया स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर कौन-कौन से संगठन शामिल है और उनके बारे में छोटे-मोटे फैक्ट्स वो देख लिए। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स। अब तक देखा कि कौन-कौन से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला यूनाइटेड नेशन के मैंडेट पर क्वेश्चन बन सकता है, उसके प्रिंसिपल ऑर्गन पे क्वेश्चन बन सकता है, उसके अपने फंड्स प्रोग्राम, और तीसरा स्पेशलाइज्ड एजेंसी पर क्वेश्चन बन सकता है। अब ये तो बन सकते हैं सब छोटे-छोटे क्वेश्चन, 5 नंबर का मैक्सिमम या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब बड़े क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म करने के लिए कौन-कौन से कदम जो है वो उठाए गए हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म की क्या-क्या जो है वो आवश्यकता है। तो रिफॉर्म्स की बात करें तो अपने कौन-कौन से काम हुए अब तक, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशन में अंदर कौन-सा रिफॉर्म किया गया? जो अपने महासभा थी, महासभा के अंदर जो एक प्रस्ताव पारित किया गया, रिफॉर्म से संबंधित कि कौन-कौन से सुधार अगर यदि यूनाइटेड नेशन में सुधार करने हैं, उन सुधारों की दिशा के अंदर यूनाइटेड नेशन स्वयं के द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए। तो इस कदमों में सबसे पहले 1992 के अंदर क्या किया गया? यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव के अंदर ये बात स्वीकार की गई कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कि यूनाइटेड नेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? अधिकांश पश्चिमी देशों को। इसके अंदर संतुलन की क्या है? कमी है। इसके अंदर क्या बात स्वीकार की गई कि जो बदलती हुई वैश्विक घटनाएं हैं, परिदृश्य या दृष्टिकोण है, उसके ये अनुरूप नहीं है। तो एक रिजोल्यूशन कहते हैं, यह प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव को पारित किया गया, उस प्रस्ताव के अंदर ये स्वीकार किया गया कि यूनाइटेड नेशन के अंदर अपने सुधार किए जाने चाहिए। जो अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो अभी यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है, वो
पश्चिमी देशों द्वारा स्थापित है, उनकी जो पॉलिसीज है उनके अनुसार है, दुनिया के अंदर जो बैलेंस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जो बदलती वैश्विक परिदृश्य है वो उसको जो है वो उसके अनुसार यूनाइटेड नेशन नहीं है। फिर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी 5 के 5 सदस्यों को वीटो दे दिया जा चुका है, जो कि डेमोक्रेसी का उल्लंघन है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, फिर भी जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बने हुए हैं। तो ये जो प्रस्ताव है, ये बड़ा प्रस्ताव था, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन की ठीक-ठाक निंदा की गई और जो है सुधारों की मांग की गई। फिर 1996 के अंदर एक इंक्वायरी की गठन किया गया। 1996 में सुधार के लिए क्या की गई? इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के अंदर बोला गया कि किस तरीके से सुधार किया जाए, या फिर जो नए सदस्य हैं, नए सदस्य अगर यदि बनाने हैं, नए सदस्य किसके? सुरक्षा परिषद के। सुरक्षा परिषद के कोई नए सदस्य अगर यदि बनाना है तो उस सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए? उसके अंदर बात की गई, सबसे पहली बात की गई वो कैसा होना चाहिए? अपना कोई बड़ा देश होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसके अंदर लोकतंत्र की स्थापना की हुई हो, जो महाद्वीप है, प्रतिनिधित्व उसका ध्यान रखा जाए, उस देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और यूनाइटेड नेशन में रेगुलर कंट्रीब्यूटर हो। ठीक है ना? इन सारी बातों पर एक इंक्वायरी 1996 में क्या किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा? एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई और उस इंक्वायरी का उद्देश्य क्या था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर यदि किसी सदस्य को ऐड करना है, तो उस ऐड करने के लिए कौन-कौन से सदस्य हो सकते हैं, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्या बातें कही गई थी कि बड़ा देश हो, पॉपुलेशन ठीक-ठाक होनी चाहिए, वो लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, वो महाद्वीप में प्रतिनिधित्व की बात की गई। मतलब ऐसा नहीं हो कि सारे देश एक ही महाद्वीप से हो जाएँ, यूरोप हो गया या एशिया हो। अगर यदि नए देश को ऐड करना है तो महाद्वीप के जो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रतिनिधित्व तो उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे एशिया से 2 देश हो गए, 1-2 देश अफ्रीका से हो गए, साउथ अमेरिका से भी देश होने चाहिए, यूरोप से भी देश होने चाहिए। अभी देख रहे हैं तो अपने देखा जा रहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन है, 2 यूरोप के देश है, अमेरिका है और रशिया और चाइना है। तो ये एक तरीके से कहा जाए अफ्रीका का कोई देश नहीं है, इधर साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ का कोई देश नहीं है, साउथ अमेरिका का कोई देश इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वहां पर किसी तरह का सिविल वॉर जैसी स्थिति नहीं हो। अगर यदि देश पॉलिटिकली स्टेबल है, तभी वो दुनिया के अंदर कोई काम कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। और फिर चौथी बात रखी गई कि जो यूनाइटेड नेशन के विभिन्न तरह के जो फंड्स हैं, विभिन्न तरह का बजट है, या फिर जो अपने मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं, कैंपेन्स है, पीस कीपिंग फोर्सेज है, उसके अंदर वो क्या होना चाहिए? रेगुलर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। फिर 2015 के अंदर क्या किया गया? एक रिजोल्यूशन स्वीकार किया गया। इसके अंदर इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएशन की जगह टीबीओ, टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन। ठीक है ना? तो ये 3 कदम यूनाइटेड नेशन द्वारा उठाए गए। पहला तो कौन-सा 1992 में एक रिज़ॉल्यूशन को पारित किया गया, 96 में इंक्वायरी कंडक्ट करवाई गई और 2015 के अंदर एक रिज़ॉल्यूशन द्वारा जो अपने इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन है, उसकी जगह पर टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन की जो है वो स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कौन-कौन सी बातों पर रिफॉर्म किया जाना चाहिए? यहाँ पर जो वीटो पावर यूज़ किया जाता है, वो हमेशा एक विवाद का विषय रहा है। वीटो पावर जो अपने परमानेंट सदस्य हैं, उन सबके पास में वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। दुनिया के अंदर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो यूएनएससी लेती है और पाँचों के पाँचों देश कभी भी जो है सर्वसम्मति से बहुत सारे काम नहीं करते। इनके आपस के अंदर इतने टकराव है कि हर देश दूसरे को सिर्फ इसीलिए वीटो करता है क्योंकि वो चाहता है कि दूसरे देश का प्रस्ताव पारित नहीं हो। ये सारी चीजें हैं जो रिफॉर्म्स की बात करती है। फिर ये क्वेश्चन जो बनता है वो है यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत की स्थायी सदस्यता और भारत का क्या योगदान है। ये तो हो गया सुधारों की बात, फिर भारत का योगदान और भारत की स्थायी सदस्यता के बारे में डिस्कस करना। योगदान की बात करते हैं।
सबसे पहले बात ये लिखनी है कि भारत क्या सदस्य रहा है, एक फाउंडिंग सदस्य रहा है, फाउंडिंग मेंबर है। जो इसकी शांति सेना है, पीस कीपिंग फोर्सेज है, उसमें भारत ने जो है सबसे लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है, सर्वाधिक सैन्य योगदान भारत का है। बजट की बात करें, भारत क्या नियमित रूप से बजट को योगदान दे रहा है और वर्तमान में 24वां सबसे बड़ा 24th लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर है। हालांकि ये बात थोड़ी भारत के अगेंस्ट ही जाती है, क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होते हुए यूनाइटेड नेशन में 24वां सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होना एक भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट ही है। फिर भारत ने जो है वो एंटी कॉलोनिज्म की बात की है, जो उपनिवेशवाद हो रहा है उसका विरोध किया भारत ने, और 1960 के अंदर एक एंटी कॉलोनियल समिति बनी थी। उसका पहला अध्यक्ष कौन था? भारत। इसके अलावा जो अपार्थीट है, अश्वेत, इस मुद्दे को भी भारत ने सबसे पहले उठाया था। फिर एक आता है टेररिज्म पर, आतंकवाद पर भारत ने क्या योगदान दिया है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सीसीआईटी है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो कि 1996 में भारत द्वारा जो है वो पारित करवाया गया था। तो ये भारत के सारे योगदान है। इसके अलावा भी भारत का कहा जा सकता है कि भारत ने क्या योगदान दिया। रेगुलर भारत जो है दुनिया के जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको उठाता रहता है। ठीक है, जो विकासशील देश है उनका प्रतिनिधित्व भारत के द्वारा किया जा रहा है। भारत ने दो जबरदस्त संगठन बनाए हैं यूनाइटेड नेशन की स्थापना होते ही, एक तो G77 और दूसरा नाम। और G77 और नाम, ये दोनों के दोनों विकासशील देशों के संगठन है। तो इन दोनों संगठनों के माध्यम से भारत क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन के अंदर विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व के रूप में उभरा है। तो भारत के कौन कौन से योगदान है? एक तो संस्थापक सदस्य रहा है, जो इसके शांति सेना है, जो पीस कीपिंग फोर्सेज है, उसके अंदर सर्वाधिक सैन्य योगदान किसका है? भारत का है। बजट के अंदर नियमित योगदान दे रहा है और 24वां सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है। ठीक है, एंटी कॉलोनिज्म, जो अपने उपनिवेशवाद था उसके खिलाफ एक समिति बनी थी, उसका पहला अध्यक्ष कौन था? भारत। जो अपार्थीड है, अश्वेत है, उसका भी भारत ने सबसे पहले विरोध किया। आतंकवाद है, उसके खिलाफ सीसीआईटी जो है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, 1996 में भारत द्वारा पारित करवाया गया था। इसके अलावा विकासशील देशों का भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। और G77 और अपने गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत जो है भारत ने यूनाइटेड नेशन या वैश्विक पटल पर विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये तो हो गए भारत के योगदान। फिर एक क्वेश्चन बनता है भारत की मेंबरशिप पर, सदस्यता पर। सदस्यता की बात करें तो कुछ बातें फेवर में है और कुछ बातें अपोजिशन में। फेवर में बातें हैं तो फेवर के अंदर जो अपने भारत के योगदान को सारी बातें अपने फेवर में लिख सकते हैं। कौन कौन सी बातें फेवर में? संस्थापक सदस्य, पीस कीपिंग फोर्स के अंदर सर्वाधिक ट्रूप्स जो है वो भारत के हैं, बजट का रेगुलर योगदान दे रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज है उनका अपने भारत ने प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा जो भारत ने जो उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ जो समिति बनी थी उसका पहला अध्यक्ष था। टेररिज्म पर भारत ने आवाज उठाई, और जो सीसीआईटी है, इंटरनेशनल सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म, उसको जो भारत ने पारित करवाया था। ये सारी बातें तो लिख सकते हैं। इसके अलावा भारत के पक्ष में क्या क्या आती है कि भारत सेकंड सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश, भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, साउथ एशिया है, साउथ एशिया, और जो अपने हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक, उसका सबसे महत्वपूर्ण देश है, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री है, प्लस
न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। इन दोनों के होने के बावजूद भी भारत ने क्या किस तरीके का मिलिट्री अपना एटीट्यूड शो किया है, एक जिम्मेदार एटीट्यूड शो किया है, और भारत ने कभी किसी देश पर जो है वो पहले अटैक नहीं किया। भारत की जो मिलिट्री जो स्ट्रेटेजी कहते हैं, जो रणनीति हमेशा कैसी रही है, अपने एग्रेसिव नहीं रह करके अपने डिफेंसिव रही है कि भारत पर कोई अटैक करेगा तो भारत अपनी सुरक्षा करने के लिए क्या है, सक्षम है। ये सारी बातें भारत के पक्ष में जाती है। 4-5 पॉइंट पहले बताए थे, अभी जैसे हो गया भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होते हुए सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साउथ अफ्रीका मतलब साउथ एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इनका महत्वपूर्ण देश है, और चौथी सबसे बड़ा जो आर्मी है, और न्यूक्लियर पावर होते हुए भी भारत ने कैसा अपने न्यूक्लियर रणनीति कैसी रही है, भारत की सैन्य रणनीति वो रक्षात्मक रही है, न कि किसी के ऊपर अपने को हमला करना। ये सारी बातें भारत के पक्ष में जाती है। अपोजिशन में सबसे अपोजिशन किसका है? चाइना वीटो कर देता हमेशा भारत को। दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा टूल है दुनिया के हाथ में जो हमेशा दुनिया भारत के अगेंस्ट ही यूज करती आई है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो। जब भी भारत ने किसी और देश के इंटरेस्ट को वायलेट किया है, उसके हितों को अपने भारत ने स्वीकार नहीं किया है, तो उस देश द्वारा भारत के खिलाफ पाकिस्तान का ही उपयोग किया गया है। ठीक है। फिर भारत ने जो अपने न्यूक्लियर ट्रीटी है, नाभिकीय अप्रसार संधि, उस पर भी अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है ना। ये 2-3 बातें भारत के विपक्ष में जाती है, 6-7 बातें भारत के पक्ष में। यूनाइटेड नेशन पर इतने ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गठबंधन की। तो गठबंधन अपने सिलेबस में क्या है और पढ़ेंगे कौन कौन से? तो सिलेबस के अंदर है ब्रिक्स, G20, G77, नाम और सार्क। पढ़ेंगे कौन कौन से? ब्रिक्स, G20, SCO और क्वाड। क्वेश्चन इन्हीं में से बनने की संभावना है। G20 और SCO समिट का तो इस बार भारत चेयरमैन था। ब्रिक्स समिट में इस बार बहुत अच्छे खासे परिवर्तन हुए। इस साल जो समिट हुई साउथ अफ्रीका में वो है, और क्वाड जो है बहुत रिसेंटली भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं, वो इस बन करके उभरा है। तो क्वाड पर क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा जा चुका है। इस बार भी हो सकता है किसी और तरीके से 5 नंबर का या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन क्वाड पर बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स की स्थापना सबसे पहले जो है टर्म कौन सी यूज की गई थी 2001 में, और इसके अंदर 4 देश शामिल थे। 4 कौन कौन से थे? ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। फिर 2006 में इसके विदेश मंत्रियों की बैठक स्टार्ट हुई, और 2008 में इसका नाम क्या रखा गया? ब्रिक्स। और इसके अंदर किसको इन्वॉल्व कर दिया गया? साउथ अफ्रीका को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। और ब्रिक्स की पहली समिट कौन सी कब हुई थी? फर्स्ट समिट हुई थी 2009 में। कहां पर हुई थी? रशिया के अंदर। फिर 2014 के अंदर नेक्स्ट समिट मतलब समिट 2014 की कहां हुई थी? इंडिया के अंदर, गोवा के अंदर। वहां पर क्या डिस्कस किया गया था कि ब्रिक्स जो है उनके लिए क्या होना चाहिए? एक बैंक होना चाहिए, डेवलपमेंट बैंक को वो होना चाहिए। फिर 2015 के अंदर किसकी स्थापना कर दी गई? न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग। और इसकी कैपिटल कितनी है? पूंजी की बात करें तो वो है $100 बिलियन। 100 में से $41 तो है चाइना के, इंडिया के 18, 18 रशिया के, 18 ब्राजील के, और $5 जो है $5 बिलियन जो है वो साउथ अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन है। तो ये छोटे मोटे फैक्ट्स हो गए। ठीक है ना। ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। या फिर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 2015 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग के अंदर है। इसकी कैपिटल पूंजी कितनी है? $100 बिलियन है। ये एक वैश्विक जो अपने अर्थव्यवस्था का बैंक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, उनके एक विकल्प के रूप में बन के उभरा है।
$100 बिलियन में सर्वाधिक योगदान किसका है? चाइना, $41 बिलियन, इंडिया का $18 बिलियन। इसके दो रीजनल ऑफिसेज भी हैं, एक साउथ अफ्रीका में है और दूसरा जो है वो अपने ब्राजील के अंदर। दो इसके रीजनल ऑफिस है। ये हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ब्रिक्स के सिग्निफिकेंस की बात करें, क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिक्स का महत्व क्या है? वर्तमान समय से में ब्रिक्स का क्या महत्व है? तो महत्व की बात करें तो ये दुनिया की जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी का कितना परसेंट रिप्रेजेंट करती है? वर्ल्ड जीडीपी नहीं, सॉरी, एक्सपोर्ट की बात करें, इन दोनों देशों ने मिलकर के, सॉरी, पांचों देशों में जो है वो ब्रिक्स का एक्सपोर्ट पिछले 5 साल में 25% जो है वो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है पिछले 5 साल में ब्रिक्स देशों का? 25% बढ़ा है। इस साल जो ब्रिक्स देश समिट हुई थी 2023 सम्मेलन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में 6 नए देश इसके अंदर जोड़ दिए गए। इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से जो प्रभावी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी ब्रिक्स समिट के अंदर निम्न कौन कौन से देशों को जो है वो जोड़ा गया था? इन 6 देशों में से 3 तो एशिया के हैं। एशिया के देश कौन कौन से? एक तो अपने यूएई, सऊदी अरब और ईरान। अफ्रीका से इजिप्ट, इथियोपिया और साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना। ये 6 जो है वो नए देश अभी जोड़े गए। इसके अलावा जो है टेररिज्म पर बात की गई सम्मेलन के अंदर। सम्मेलन पर कुछ पूछे जाने की आवश्यकता, मतलब की संभावना बहुत कम है। ब्रिक्स पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक पर इस साल कौन-कौन से देश जोड़े गए वो दूसरा, और तीसरा भारत की भूमिका या फिर वर्तमान जो अपने जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर इसका क्या महत्व है। तो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो ब्रिक्स के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है चीन और भारत के संबंध। ठीक है, भारत और चीन के संबंध पिछले 3 साल काफी प्रभावित हुए। जब से अपने डोकलाम जो इशू हुआ है, जो एलओएसी पर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन का जो सीमा विवाद चल रहा है, उसकी वजह से भारत के जो और चीन के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो काफी प्रभावित हो चुके हैं। तो उन रिलेशंस को देखते हुए जो ब्रिक्स है उसके क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्या ब्रिक्स जो है इन दोनों चीजों पर इस बायलैटरल मुद्दे को हल करने में कामयाब होगा, या ये बायलैटरल मुद्दा जो है वो ब्रिक्स पर हावी हो रहा है? तो इस पर जो है कुछ पॉजिटिव भी है। इस बार हमने देखा कि काफी टाइम बाद में भारत और अपने चीन के राष्ट्रपति जो है साउथ अफ्रीका ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर एक दूसरे से मिले थे। भारत का पूरा अपना जो कमिटमेंट था, भारत पूरी तरीके से निश्चित था कि भारत जो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाला है उसमें किसी तरह की कमी नहीं होगी। भारत अपने जो ट्रूप्स है, भारत ने जो डिप्लॉयमेंट किया है, सैन्य डिप्लॉयमेंट किया है, सैनिकों की तैनाती की है, उसके अंदर भी किसी तरह की कमी नहीं होगी। और इसको देखते हुए भारत और चीन जो कहाँ पर जो है कॉमन ऐसे पॉइंट्स बनते हैं, ट्रेड या कॉमर्स हो गया, बिजनेस हो गया, वहां पर एक साथ बढ़ सकते हैं। इस पर जो है वो चर्चाएं की गई थी। तो कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं। भारत की भूमिका की बात कर लें, इन सबको देख करके एक बात निकले, अपना जो है वो एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। ब्रिक्स के बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो G20। G20 भी इसकी जो इस बार की अध्यक्षता भारत के पास में थी, तो G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। और इस बार जो G20 है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे डिसीजन लिए गए थे, कुछ नए नए अपने निर्णय लिए गए थे जो कि बहुत अच्छे थे। G20 की भी स्थापना 1999 में हो गई थी। सदस्यों की बात करें, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य हैं। 2009 में जो 8 के अंदर आर्थिक मंदी आई थी, उसके उसके बाद में इसको क्या किया गया? पुनर्स्थापित किया गया। और 2009 से जो है इसकी रेगुलर समिट्स हो रही है। अब इसके 2 प्लेटफॉर्म है और 2 ही इसमें ट्रैक है। प्लेटफॉर्म है एक तो मौद्रिक नीति के लिए, और दूसरा राजकोषीय नीति के लिए। और जो ट्रैक है, एक तो अपने आर्थिक ट्रैक है और दूसरा है शेरपा ट्रैक।
मौद्रिक नीति में जो है वो कौन भाग लेता है? गवर्नर, जो अपना सेंट्रल बैंक है आरबीआई हो गया उसका। राजकोषीय नीति उसमें कौन भाग लेगा? वित्त मंत्री। तो जो आर्थिक ट्रैक है उसके अंदर कौन भाग लेंगे? अपने गवर्नर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर। और जो शेरपा ट्रैक है उसके अंदर हर देश का एक कौन होता है? शेरपा। और भारत के अभी वर्तमान शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। तो ये दो प्लेटफॉर्म है और दो ही ट्रैक है। प्लेटफॉर्म है अपने एक तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, दूसरा फिजिकल पॉलिसी के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो गवर्नर जाएगा, फिजिकल पॉलिसी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जाएगा। और दो ही जो है वो ट्रैक्स हैं, एक तो इकोनॉमिक ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। इकोनॉमिक ट्रैक ये दोनों प्लेटफॉर्म के लिए, और शेरपा ट्रैक हर देश का एक शेरपा होगा जो गैर आर्थिक गतिविधियों के ऊपर वहां पर चर्चा की जाएगी, जैसे पर्यावरण हो गया, ठीक है, टेररिज्म हो गया, और जो भी किसी भी तरह का अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, उन सब पर चर्चा किसमें की जाती है? शेरपा ट्रैक में। और हर देश का एक शेरपा नियुक्त होता है। और भारत के वर्तमान शेरपा है वो कौन है? अमिताभ कांत है। अब भारत के अंदर इस बार की समिट हुई 2023। ये कब हुई थी? 9-10 सितंबर 2023 को हुई। अब इसके अंदर कौन कौन सी घोषणाएं की गई? सबसे महत्वपूर्ण घोषणा G20 अब क्या बन चुका है? G21 क्या बन चुका है? G21। अब G21 कैसे बना? इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन भी जो है वो शामिल कर गई है। तो अफ्रीकन यूनियन शामिल होने से अब कितने देश बन गए? 19 कंट्रीज प्लस यूरोपीय यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। तो कुल अब G20 का नाम बदल के क्या होने वाला है? G21 होने वाला है। इसके अलावा कौन से एक अलायंस किया गया? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। जो जैव ईंधन है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए भारत का एक इनिशिएटिव क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर भारत ने एक इनिशिएटिव लेते हुए काम किया है। इस अलायंस की स्थापना की गई और इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं? 8 संस्थापक सदस्य। 8 देश कौन कौन है? इंडिया, यूएस, यूके, इटली, सॉरी यूके नहीं है, इंडिया, यूएस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएई, सऊदी अरब और बांग्लादेश। तो जो अपने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसके अंदर कितने देश हो गए? 8 संस्थापक सदस्य हैं। लगभग आज अभी तक 19 देशों ने इसकी अपने इसमें सदस्यता ग्रहण करने की सहमति दी जा चुकी है। और दुनिया के कई सारे संगठन भी इसके सदस्य बनना चाहते हैं। ये प्योरली इंडिया का इनिशिएटिव है, ताकि जो अपने कन्वेंशनल फ्यूल है, जो अपने पेट्रोल है, डीजल है, इसका क्या निर्भरता जो है उसको कम किया जा सके, और उनके एक अल्टरनेटिव रूप में जो है वो बायोफ्यूल को डेवलप किया जा सके। बायोफ्यूल के सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अर्जेंटीना है। और चौथा स्थान जो अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना के बाद में इंडिया का आता है। इसके अंदर यूएई भी शामिल है, जो कि अपने कन्वेंशनल फ्यूल का सबसे बड़ा जो है वो, मतलब सबसे बड़ा नहीं, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक उत्पादक देश है। तो इंडिया ने क्या बनाया? अपने बायोफ्यूल जो है अलायंस जो है वो बनाया। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ IMES। ये क्या है? इंडिया, मिडल एशिया, ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMES कहां से निकलेगा? इंडिया से होगा। यूएई, टर्की होता हुआ कहां जाएगा? पूरी यूरोप के अंदर। और इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का BRI है, उसके परिणाम के रूप में या फिर उसकी प्रतिक्रिया के रिएक्शन के रूप में इसको देखा जा रहा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो इसके अंदर लिया गया G20 समिट के अंदर, कि IMS की स्थापित करने के लिए या फिर इसको शुरू करने के लिए जो है वो निरंतर G20 के देश काम करेंगे। तो 3 जो महत्वपूर्ण काम हुए, डेवलपमेंट हुए इस बार कौन कौन से हुए? एक तो G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, G20 बढ़कर G21 हो गया। दूसरा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया, जिसके 9-8 संस्थापक सदस्य देश हैं। इसका प्रतिनिधित्व भारत के द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत, इनिशिएटिव भी भारत के द्वारा की गई। लगभग 19 देश इसके सदस्य बनने के लिए सहमत हो चुके हैं। फिर है IMES, इस पर क्वेश्चन बन सकता है इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट भी चल रहा है। एक है नॉर्थ साउथ जो है ट्रेड कॉरिडोर, NSTC। और एक IMCS। नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है रसिया और इंडिया के बीच में, और IMES है इंडिया और यूरोप के बीच में।
ये दोनों चीजें हैं जिन दोनों के अंदर भारत की भागीदारी है, ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर भारत रशिया के साथ में भी एक ट्रेड कॉरिडोर बना रहा है और आईएमईएस के रूप में यूरोप और अमेरिका के साथ में भी एक ट्रेड कॉरिडोर बना रहा है। ठीक है ना, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छे अपने कदम है, स्टेप्स है जिनके अंदर भारत इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, और फिर तीसरा ये हो ही गया आईएमईएस। ब्रिक्स और G20 के बाद में अगला है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी चेयरमैनशिप इस बार किसने की? 2023 में भारत ने की है। भारत इसका सदस्य कब बना था? 2017 में इसका सदस्य बना। और एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 1999 के अंदर हुई थी। और वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 9 देश है। कौन कौन? चीन, रूस, भारत, पाक, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये इसके 9 सदस्य हैं। इस बार भारत के अंदर हालांकि इसकी समिट हुई। ये समिट वास्तव में इसके अंदर कोई जैसे G20 के अंदर बहुत अच्छे निर्णय लिए गए थे, ऐसे निर्णय इस समिट के अंदर नहीं लिए गए। ये वर्चुअल समिट थी, ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। ठीक है ना, इसके अंदर सामान्य चर्चाएं की गई। लेकिन एससीओ के अंदर बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन सी है, क्योंकि वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि एक बार इस बार जो इसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास में थी, और दूसरा जो अपने सार्क वगैरह जो सिलेबस में है वो अभी जो है अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो एससीओ है उसकी क्या अपने रिलीवेंस है। जैसे ब्रिक्स के अंदर भी चाइना और इंडिया है, तो भारत चीन के संबंधों पर किस तरीके से ब्रिक्स का जो है वो प्रभाव है। ठीक वैसे ही यहाँ एससीओ के अंदर भी क्या भारत चीन के संबंध या भारत पाकिस्तान के संबंध कोई रोड़ा बन रहे हैं। तो वास्तव के अंदर एससीओ के अंदर अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो इसके सदस्य देश है वो अभी पूरी दुनिया के अंदर कंट्रोवर्सी के अंदर आए हुए हैं। कौन कौन से? जैसे अभी रूस जो है वो रूस यूक्रेन वॉर की वजह से कंट्रोवर्सी है। ईरान काफी टाइम से कंट्रोवर्सी में चल ही रहा है, क्योंकि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है और वेस्टर्न कंट्री जिसको रोक रही है। और भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी जो है वो अभी पिछले 8-10 साल से बिल्कुल भी जो है वो ठप पड़ा है। किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट इन दोनों रिश्तों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसको लेकर के एससीओ जो अभी इस साल भारत की अध्यक्षता में समिट हुई है, जो रेगुलर समिट्स चल रही है, किस तरीके का प्रभाव बन सकता है, इस पर एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिर अपने लास्ट में बात करते हैं क्वाड की। क्वाड की अपने फुल फैक्ट्स की बात करें तो इसकी सबसे पहले स्थापना कब की गई थी? जब सुनामी आई थी 2003 में। ठीक है, सुनामी के टाइम पे सुनामी से जो बचाव या राहत कार्यों के लिए भारत, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चारों देश ने मिलकर के क्या क्या बनाया था? क्वाड। उसके बाद में 2007 के अंदर जो जापान के प्रधानमंत्री थे उस टाइम शिंजो आबे, इन्होंने इसको एक औपचारिक संगठन की बात कही। और फिर 2009 के अंदर कोई एक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। फिर वापस से जो है 2017 में ये रिएक्टिव होता है और 2019 के बाद में इसकी पहली बैठक होती है। 2019 में कौन सी बैठक होती है? पहली बैठक होती है कहां पर? अमेरिका के अंदर। 2023 की जो बैठक थी वो कहां पर हुई थी? जापान के अंदर। क्वाड भारत का सबसे महत्वपूर्ण अभी स्ट्रेटेजिक अलायंस है। क्वाड के अंदर 4 देश है। फैक्ट्स की तो इतनी बातें हैं। क्वाड एक जो है वो किसी भी तरह का औपचारिक संगठन नहीं है, तो क्वाड के अंदर किसी भी तरह की औपचारिक घोषणाएं नहीं की जा रही। इनके द्वारा जो है नेवल एक्सरसाइज की जाती है, जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है ना, अलग अलग देशों के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। क्वाड का मेन फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसके अंदर चीन का वर्चस्व कम करना और चीन को काउंटर करने के लिए ही ये चारों देश मिलकर के काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी 2021 में क्वेश्चन बना था, इस बार भी बन सकता है। क्वाड के साथ साथ में एक और नया भी बना है, वेस्टर्न क्वाड। वेस्टर्न क्वाड के अंदर कौन कौन से सदस्य है? इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, जिसे I2U2 भी कहते हैं। ये भी जो है वेस्टर्न क्वाड, जहां ये क्वाड जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात कर रहा है, वेस्टर्न क्वाड भी जो सेंट्रल एशिया या फिर एशियन रीजन के अंदर बात कर रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके भी अभी हाल फिलहाल कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत भी इस पर इसी साल हुई है। तो अपने वेस्टर्न क्वाड पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है।
तो ये हो गया अपने यूनाइटेड नेशन और भारत के द्वारा जो अपने जिन जिन सदस्य जो महत्वपूर्ण संगठन है, वैश्विक संगठन हो गया, आर्थिक संगठन हो गया, जिनका सदस्य भारत है, उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, उनके ऊपर किस तरीके के फैक्ट्स हैं, किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, उनको एक छोटे से 1 घंटे के वीडियो के अंदर एक समरी के रूप में, एक शॉर्ट वीडियो के रूप में डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने नोट्स देखें, नोट्स को पढ़ के आपको अच्छा लगे, मतलब कि नो डाउट आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से जो है नोट्स को पढ़ सकते हैं और जल्दी से जो है नोट्स को रिवाइज करके फिर आंसर राइटिंग करें। मेंस का सबसे टिपिकल काम जो अपने सबसे चुनौतीपूर्ण चीज है अभी आरएस मेंस में, वो है समय। 3 महीने का समय है, हमारे पास में कंटेंट का संसार है, इतना सारा पढ़ेंगे तो 3 महीने के अंदर सिलेबस पूरा हो नहीं पाएगा। तो कंटेंट को रिवाइज करें, जो फैक्ट्स हैं याद रखने के या फिर जो फैक्ट्स आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं, उन सभी फैक्ट्स को अलग लिख कर रख लें और उन्हीं फैक्ट को 1-2 बार पढ़ के याद रखें, बाकी फोकस करना है आंसर राइटिंग पे। अगर यदि फैक्ट्स पढ़ते जाएंगे, नोट्स पढ़ते जाएंगे, किताबें पढ़ते जाएंगे, तो आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाएंगे और आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे तो अपने लिए आरएस मैथ्स बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे।